हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स का लास्ट पार्ट और इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशन, है ना। तो बहुत सारे एप्लीकेशन नहीं पढ़ने, एक सिंपल सा प्यारा सा एप्लीकेशन है जो कि हमारा लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं आप समझते होंगे, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इस तरह की जो इक्वेशन होती है इनके सेट्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो इससे पहले मैंने 2 पार्ट और कवर कराए थे और बाकी यूनिट के जितने भी चैप्टर हैं इससे पहले वाली यूनिट और ये यूनिट जो भी है इसका मैंने पूरा कवर करा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूनिट नंबर 1 की, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 2 पे आ जाएंगे सारे चैप्टर, वहाँ पे आपको जितना अभी तक मैंने कराया वो मिल जाएगा आपको। रही बात यूनिट नंबर 1 में 1-2 चैप्टर रह गए हैं तो वो इसके खत्म होते ही मैं उसको भी कवर कराने की कोशिश करूँगा। जो लोग जानते हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशंस के सेट होते हैं उसके सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका हमारे डिटर्मिनेंट का भी होता है। तो डिटर्मिनेंट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले पार्ट 1 और 2 पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको डिटर्मिनेंट होता क्या पता चल जाए, तब उसका एप्लीकेशन पे आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर आप ये वीडियो सबसे पहले देख रहे हैं तो अगर आपको समझ में आता है तो आप देखिए, अदरवाइज आप पार्ट 2 देख के आइए मिनिमम, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एप्लीकेशन ऑफ determinant in solution of set of linear equation। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और इसी में ही आपका क्रेमर्स रूल जो होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, वो यहाँ पे यूज होता है। देखो अब मान लो सेट है, सेट यहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है, 3 इक्वेशन होती है, सॉरी, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल टू d1, ax2 प्लस, अच्छा ax2 नहीं होता, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, a1 b1 c1, a2x x y z एक ही होते हैं ना, b2y प्लस c2z, इसी तरह से a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। d3 ये क्या है, ये कोई कांस्टेंट होगा, where a b c d are constant and x y and z are वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू बदल सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू बदलेगा नहीं, जैसे 2x लिखा है तो 2 थोड़ी ना बदल जाएगा बराबर। ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए ये पूरे को एक सेट माना जाता है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। एक्स वाई जेड 3 इक्वेशन होगी तभी तो आप 3 वैल्यू निकाल पाओगे, इसीलिए ऐसा होता है। अब देखो होता क्या है, इसके 2 केसेस बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, इफ d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0, यानी कि तीनों 0 हो जाए अगर, ठीक है, एक ये केस बनेगा। दूसरा केस ये बनेगा, इफ d1 d2 एंड d3 ऑल आर नॉट 0। अब देखिए इक्वल भी हो सकते हैं ना, मान लो 2 इक्वल हो 0 ना हो, तो यहां पे ये बात चलती, ठीक। तो अब इन दोनों सिस्टम के अलग अलग नाम होते हैं। अगर आपका केस ऐसा वाला होगा तो इसको आप लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। अगर आपका इक्वल नहीं है, 0 नहीं है मान लो, तो आपका कहलाता है नॉन होमोजीनियस, ठीक है। अगर होमोजीनियस नहीं है तो नॉन होमोजीनियस। समझ में आएगी बात। तो हम लोग जो यूज करेंगे यहाँ पे, वो यूज करेंगे हम लोग नॉन होमोजीनियस का, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस पे क्वेश्चंस होंगे जो कि क्रैमर्स रूल की मदद से होंगे, ठीक है। नॉन होमोजीनियस जिसमें इक्वल नहीं होता है। अब देखिए क्या है सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम। सॉल्यूशन ऑफ अ
नॉन होमोजीनियस, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, सिस्टम बाय क्रैमर्स रूल। पूरा अगर हेडिंग लिखोगे तो लिखना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, कई तरीके होते हैं, तो क्रैमर्स रूल उसमें से जो आपके सिलेबस में है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे आपको क्रैमर रूल लगाना ही पड़ेगा। चलो, अब क्रैमर रूल को लिखने का तरीका क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूं आपको। एक चीज मैंने आपको मिस हो गई वो बता देता हूं जरा सा पहले। इससे पहले अगर आपका देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका जो सिस्टम था एक्स बी वाई वाला, अगर उसमें क्या होता है यूनिक सोल्यूशन हुआ। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू अलग, वाई की वैल्यू अलग, जेड की वैल्यू अलग, एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक, एक होता है मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशन में क्या होगा, एक्स की कई वैल्यूज आ सकती हैं, वाई की कई वैल्यूज आ सकती हैं, जेड की कई वैल्यूज आ सकती हैं। एक होता है नो सोल्यूशन, मतलब कि ऐसी इक्वेशन आपको दी गई जिसमें से आप एक्स और वाई जेड को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो ये तीन कंडीशंस हो सकती है जब आप सॉल्व करोगे, जिनमें इन दोनों कंडीशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, यूनिक हो या मेनी हो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और जहां पे सॉल्यूशन ना मिल रहा उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये सिर्फ टर्म है, ज्यादा इनका यूज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम लिख सकते हो आप। अब आते हैं बेसिक हमारा जो मेन रूल है। देखो क्रैमर रूल्स क्या होता है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूं लिखने का। D इजकल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। जैसे वहां पे इक्वेशन में था ABC, उसी तरीके से ये हो गया। इसको बोलते हैं मेन डी। ठीक है, मेन डिटर्मिनेंट जो आपका हो गया। और चीजें भी होती हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी मैं सारा जो लिख दूंगा आपको समझ में आने लगेगा, आप नोट करते रहिए। D1 की जगह पर जब आप D1 निकालोगे तो D1 बोल रहा है, तो 1 वाली कॉलम को रिप्लेस कर दोगे D1 D2 से। D1 D2 D3 ये भी आप जानते हो इक्वेशन में था। और ये जो लाइन है इनको एज इट इज उतार दो, B1 B2 B3 C1 C2 C3। समझ में आ गया होगा। मतलब कि अगर आपका D1 है तो 1 वाली लाइन D से रिप्लेस कर दो। इसी तरह से D2 भी होता है भाई। इसमें क्या करोगे, D2 है तो पहली रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A1 A2 A3। दूसरी D1 D2, इसमें दूसरी चेंज हो जाएगी D3 C1 C2 C3। ये हो गए आपकी तीन इक्वेशन D1 D2 तक। और यहाँ पे थर्ड वाले भी जो होती है D3 आपकी। ठीक है, तीन बनेंगे। इसमें पहली दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A1 A2 A3 में फर्क नहीं पड़ेगा। और B1 B2 B3 भी इसी तरीके से रहेगा। फर्क पड़ेगा आपका लास्ट वाले में, उसको आप बोलोगे D1 D2 एंड D3। ठीक है, आप सोच रहे होगा आप ये सब क्या नाटक बनाया गया, मेहंदी रेस दी गई है ना। देखो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ, फॉर्मूला में भूल जाता हूँ, बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। अगर आपको x निकालना है तो आप लिखोगे D1 अपॉन D। D1 आप सॉल्व कर लोगे इससे, D आप इससे सॉल्व कर लोगे। अगर आपको y निकालना है तो आप लिख दोगे D2 अपॉन D। अगर आपको z निकालना है तो आप लिख दोगे D3 अपॉन D। तो ये x y z को निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और भी है कि ये जो है ये पूरा फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। एक चीज ये पे मान लो कि ये गिवन होगा, हमेशा अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। गिवन d इज नॉट इक्वल टू जीरो। डी समझ रहे हो, ये डिटर्मिनेंट की पूरी वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों, अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो x की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, तो सोल्यूशन मिलेगा नहीं, तो बात ही खराब हो जाएगी। तो हमारा d कभी भी जीरो ना हो, ताकि ये चीज इन्फिनिटी ना बने। ये चीज नॉर्मल है, अगर आपको नहीं पता होगा तब भी आप इसको कर लोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हम सीख गए कि x की वैल्यू ऐसे निकलेगी, y की ऐसे निकलेगी एंड z की ऐसे निकलेगी। पर इस बात का प्रूफ क्या है कि x की वैल्यू ऐसे निकलेगी। मतलब अगर हम चाहें
तो क्रैमर रूल को क्या प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा स्टेप, मैं 2-3 स्टेप में आपको क्रैमर्स रूल का प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ताकि आपके मन में ये भी बात घुस जाए कि किस तरीके से ये चीज हो रही है। आपको ये डायरेक्टली बता दिया मैंने कि x इक्वल टू d1/d होता है, y इक्वल टू d2/d होता है, पर एक्चुअल में ये प्रूफ कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज हटा देते हैं, बाकी ये तो आपको मानना ही है, प्रूफ में भी काम आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए करना क्या हमको, सबसे पहले एक्स डी की वैल्यू निकालते हैं। एक बात याद रखिए, आपको शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि d1 इक्वल टू, जैसे इक्वेशन बनाई थी उसमें बताया था ना कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। इस चीज का यहाँ पे यूज भी होगा। अब देखो अगर हम xd निकालते हैं, यहाँ पे xd, एक खास चीज बता दूं मैं आपको, अगर आप मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं 1 1 1 1, इसमें अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, पर अगर यही चीज आप डिटर्मिनेंट में कर रहे होंगे, डिटर्मिनेंट में कर रहे हैं, तो या फिर एक रो में मल्टीप्लाई होगा या फिर एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। समझे बात। अगर आपने अंदर 2 कर दिया, यहां पर 2 2, तो ये नीचे 1 1 रहेंगे। आप चाहो तो इसको 2 2 कर दो, मतलब, और ये 1 1 रहेगा, मतलब कि एक रो या एक कॉलम में ही आप ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सारे में मल्टीप्लाई कर, तो ये डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा अलग होता है, ध्यान रखिएगा। अब एक्स डी निकालना है आपको। ठीक है, एक्स डी क्या हुआ भैया, एक्स लिखा बाहर और डी क्या था हमारा, यहां पे लिखा हुआ है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किसमें करना है, पहली कॉलम में कर देंगे, पहली कॉलम में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके हाथ में किसमें आप करना चाहते हैं, पर यहां पर प्रूव करना है तो याद रखिएगा पहली कॉलम में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a1x a2x a3x, ये आपका हो गया b1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। सिर्फ एक रो में या एक कॉलम में होता है, तो पहली कॉलम में हम लोगों ने x का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हमको इस तरह से कुछ करना है कि ये तीनों को अगर जोड़ें तो ये मिल जाए हमको। तो पहला अगर देखो तो a1x मिल चुका है, b1 में y नहीं है, दिख रहा है आपको b1 में y नहीं, तो अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स का ऑपरेशन लगाएंगे, जो कि अभी पहली बार आपको दिखने को मिलेगा। आगे जब इनवर्स मैट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये तो बहुत बार आएगा आपको। तो इसमें देखिए एक छोटी सी चीज होती है, थोड़ी देर के लिए सीख लीजिए कि c1 चेंजेस इनटू या टेंड्स टू तो नहीं कहेंगे, चेंज करेगा आपका पहली कॉलम, c मतलब कॉलम है। ठीक है, c1 चेंज हो रहा है c1 प्लस y c2 प्लस z c3। अब ये है क्या चीज, मैं पहले बता दूं आपको, ये c2 c3 ये वाले नहीं है, ये कॉलम को डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पे, कि कॉलम को वो कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि c1 को चेंज कर दीजिए c1 प्लस y c2 प्लस z c3। आप सोच रहे होंगे ये अपनी तरफ से कैसे कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आप करके देखिए क्या फर्क पड़ेगा इससे। तो xd की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, xd इज इक्वल टू c1 की जगह पर ये पूरा जोड़ के लिखना है, तो c1 कितना है, a1x है, फिर y c2 मतलब दूसरा कॉलम, इसमें y से मल्टीप्लाई करना है पूरे कॉलम में, तो हो जाएगा अल्टीमेटली a1x, दूसरी कॉलम में मल्टीप्लाई करना है b1 y से, नीचे लिख देता हूं a2x, x तो था ही इन तीनों में, ये पहले पता था आपको, प्लस b2y, सेकंड कॉलम में y का मल्टीप्लाई है, b3y, और थर्ड कॉलम में देखिए, थर्ड कॉलम में z का मल्टीप्लाई, यानी कि z c1, यानी कि c1z लिखो अच्छे तरीके से, c2z एंड c3z। अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो आप, मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, ये तो पहली कॉलम हुई ना, ये गलती हो गई, ये सिर्फ पहली कॉलम हुई। क्या बोला गया था कि ये सारा काम किस पे लगेगा, पहली कॉलम में। अब c1 और c1 हो चुका है, c2 c3 बाकी है, c2 c3 कुछ नहीं चेंज होगा, वैसी तरह लिख दो b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, बात समझ में आ रही भाई। ये बोला गया है कि पहली कॉलम में चेंज करो, तो जो बोला वो कर दो, तो ये पूरी पहली कॉलम है।
1 2 3 पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, इतना कर दिया आपने। ठीक है, अब ढंग से अगर देखिए आप तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये जो टर्म है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z, ये कहता है d1 को, ये 2 वाला कहता है d2 को, और थर्ड वाला कहता है d3 को। अभी मैं इसको लिख के दिखाता हूं आपको। यहाँ पे क्या कर दूं मैं, कहाँ पे मिटा दूं, d1 की बात करी गई है, चलो यहाँ लिख लेते। देखो xd इज इक्वल टू, भाई पहली लाइन में क्या हो जाएगा, d1 d2 एंड d3, और वो है अपना b1 c1 b1 c1 b2 c2 b3 c3, ये हो गया आपका xd की वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आओगे आपको। अब देखिए x की वैल्यू निकालना था हमको। ठीक है, x की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, d1 अपॉन d। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये क्या है, इसको जरा मैच कराओ इससे, d1 b1 c1 d1 b1 c1 d2 b2 c2 d2 b2 c2 d3 b3 c3 d3 b3 c3, यानी कि ये वैल्यू जो है वो d1 है अल्टीमेटली, ये पूरा d1 है और ये d नीचे चला जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि x की वैल्यू d1 अपॉन d आता है। अब आप सोचोगे कि y की वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे करोगे, तो y की वैल्यू के लिए मैं बताता हूं क्या करना है, आपको yd निकालना है। ठीक है, ये चीज नोट कर लिया आपने, मैं इसी में चेंज कर देता हूं, yd निकालोगे आप, यहां y मल्टीप्लाई होगा। अब y कौन से में है, y है सेकंड वाले में, सेकंड में, तो y का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करिएगा, तो x गैप कर दो पूरे में से। ठीक है, ये सेकंड के लिए मैं सिखा रहा हूं y के लिए, इसमें हो जाएगा b1y b1y b2y b3y c1 c2 c3, ये चीज हो गई। अब देखिए क्या करना है भाई, इसमें y मिल चुका है, इसमें x से मल्टीप्लाई करो, यानी कि चेंज करना है हमको, किसमें चेंज करना है हमको, d किसमें, d बीच वाले में है, तो चेंज भी बीच वाले में करेंगे, यानी कि c2 में चेंज करेंगे, यानी c2 चेंजेस इनटू x c1, क्योंकि इसमें x तो है नहीं पहले से, c2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि y पहले मल्टीप्लाई हो गया, और z c थ्रू। अब इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूं यहां पे, ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। इस वाले में थोड़ा नीचे रह गया था ना, तो आप यहां देखिए y d इज इक्वल टू, ये हो गया आपका वैल्यू, देखिए क्या आ जाएगी, ये था आपका a1 में, पहले में x मल्टीप्लाई करना है, तो a1x a2x a3x प्लस b1 में y पहले से ही है तो डायरेक्टली लिख दो b1y b2y b3y। अभी पहली कॉलम भी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे अभी C2 ही चल रहा है, एक गलती हो गई, ध्यान रखिएगा, YD ये चेंज करना है हम लोग को, सेकंड कॉलम में करना है ना, तो फर्स्ट कॉलम हमारा वैसे ही पड़ा रहेगा, चेंज करना सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम तो हमारी वही थी, तो उसको ऐसे ही लिख दो, है ना, ध्यान रखने वाली बात है। देखिए कंफ्यूजन सबको हो सकती है, आप हो चाहे मैं हूँ, तो ध्यान रखना है। C2 में चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, पहले में C1 में x से मल्टीप्लाई करो, यानी इसमें x से मल्टीप्लाई, यानी x a1 x a2 x a3 प्लस y से तो मल्टीप्लाई है ही है, b1y b2y b3y प्लस z c3, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका c1z प्लस c2z, ये c3 आप समझते हो क्या है ना, कॉलम है थर्ड नंबर की, और c3z, ये हो गया पहला कॉलम आपका, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, अभी c3 बाकी है। ठीक है, c3 बाकी, c3 क्या है, c1 c2 c3, तो c1 c2 चेंजेस टू x c1 प्लस c1 c2 एंड c3, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना था। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए आप a1 a2 a3 इस तरह से पड़ा रहेगा, ये चीज जो है d1 d2 d3 को शो करेगा, तो अगर आप यहाँ पे d1 d2 d3 रख दोगे तो इस तरह से नहीं होने जाएगा, a1 d1 c1 a1 d1 c1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा लास्ट में c1, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, y d इज इक्वल टू d2, क्योंकि ये पूरी वैल्यू d2 के बराबर है,
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, y इज इक्वल टू d2/d। इसी तरह से z की वैल्यू भी होती है, वो आप खुद निकालिएगा। मैं अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीख लिया x, y और z की वैल्यू कैसे प्रूफ हो रही है। यहाँ पे वैल्यू तो पता चल गई थी, पर प्रूफ भी बताना जरूरी था। देखिए ये था आपका थर्ड ऑर्डर का। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आप थर्ड ऑर्डर की कोई चीज सीख गए तो सेकंड ऑर्डर के करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी इससे क्या होगा, जो सेकंड ऑर्डर की मैं बताने जा रहा हूँ वो 2 मिनट में आप सीख के खत्म कर दोगे, ठीक है। तो देखिए क्या है सिस्टम इसका। अगर थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का होगा तो कैसे करोगे, तो उसमें इक्वेशन कैसी होंगी, 2 ही इक्वेशन होगी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। अब c1z और d1 नहीं होगा ना, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये आपका सेट है इक्वेशन का, ठीक है। यहां पे जो d1 बनेगा, d1 बनता है कैसे है, इन दोनों की वैल्यू से बनता है, a1 a2 b1 b2, ये हो गया आपका d1 डिटर्मिनेंट, अब d1 निकालना है। तो देखिए करना क्या है आपको, d1 मतलब जहां पे जिस कॉलम की बात करी जाएगी उस कॉलम में इधर वाली वैल्यू लिख देते थे। तो पहली कॉलम में c1 और c2 हो जाएगा, दूसरी कॉलम में जो होता है b1 और b2, ठीक है। और इसमें d3 तो होगा नहीं, आ जाते हैं d2 पे। d2 मतलब सेकंड कॉलम में c1 c2, फर्स्ट कॉलम में जो होता है a1 और a2। देखिए जिस कॉलम में होना होता है उसको रिप्लेस कर देता है c1 c2, बस बात खत्म, इतना हो गया। तो यहां पर भी अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगी, d1/d, और y की वैल्यू निकालोगे तो निकलेगा d2/d, ठीक है। z इसमें है ही नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं, और ये प्रूफ भी नहीं करूंगा मैं, आप इसको मैंने बता दिया, आप उस तरीके से कर सकते हो अगर जरूरत हो तो, बाकी कोई जरूरी नहीं है। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले वर्किंग प्रोसीजर बता दूंगा मैं आपको, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया रहे आपको, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ज़्यादा इजी टफ नहीं होता है। पहले वर्किंग प्रोसीजर लिख लीजिए आप, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे करना क्या है, ठीक है। कैसे लिख रहा हूं मैं यार, वर्किंग प्रोसीजर, देखो स्टेप 1 सबसे पहला है, इसमें ये होता है फाइंड d1 d2 एंड d3। कैसे निकलता है मैं बता चुका हूं। अगर सेकंड वाला है तो सेकंड ऑर्डर वाला है तो d3 की बात नहीं करेंगे। स्टेप 2 में हो जाएगा फाइंड d इज इक्वल टू फाइंड d इफ d तो निकाल ही चुके थे, इस स्टेप में चेक करना है। इफ d इज नॉट इक्वल टू 0 देन solution of system is consistent। consistent क्या होता है, जब solution होता है consistent and unique, ठीक है। ये बताया भी था मैंने कि ये चीज 0 नहीं होना चाहिए। स्टेप 3, if d is equal to 0 then गो टू स्टेप 4। किताब में इसको थर्ड बोला गया तो ध्यान रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप 4 में क्या कह रहा है, फाइंड d1 d2 d3 इफ एनी ऑफ देम इज नॉन जीरो, क्योंकि ये सारे जीरो होने से मैंने बताया था d1 d2 d3 जो होते हैं वो जीरो होते हैं। इफ एनी ऑफ देम इज नॉन जीरो देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। टर्म अजीब अजीब से हैं, उन पर मत जाइएगा, क्वेश्चन करूंगा बहुत आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी थोड़ी पकड़ मोटी बातें, थोड़ी बढ़िया लगता है सुनने में। एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज के पीछे नहीं पढ़ना है, पर मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज का करवा दे रहा हूँ ताकि आपकी जो दलीलें हैं कि सर एक्सरसाइज करा दीजिए, पूरी करा दीजिए, सारे क्वेश्चन आप ही कर दीजिए, एग्जाम भी आप ही दीजिएगा। तो
तो वो चीज़ में दिक्कत ना है। पहला क्वेश्चन है आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 7। सबसे पहला काम क्या बोला गया था, फाइंड d। d इज 1, x के कोफिशिएंट देखो 1, y कोफिशिएंट -2 -3 5, d हो गया। सॉल्यूशन आगे करते हैं, फिर d1, फिर d2, आपको पता है d3 होगा नहीं क्योंकि सेकंड का है खाली, ठीक है। चलो अगर d1 की बात है तो c1 चेंज करो, c1 चेंज करोगे 4 और -7 से। d2 की बात है तो ये चेंज करो c1 मतलब सेकंड कॉलम, और ये चीज़ जैसी थी वैसे रख दो। सेकंड है कॉलम, सेकंड आ जाओ, ये रहा -2 5, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट पे आ जाओ 1 -3। अब वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू कैसे निकाली जाती थी डिटरमिनेंट की, आपको पता है, पिछली वीडियो से बता दूंगा। 5 1 जा 5 -2 3 जा 6 तो प्लस का हो जाएगा ना यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा आपका -1। ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा प्लस का 2 से 14 माइनस का 14 इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा -7, 4 3 या 12 माइनस का 12 यानी प्लस का 12 इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपके d1 d2। अब देखो d इज हेयर, d इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सोल्यूशन। जो भी बताया था वही बातें लिखी यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब सोल्यूशन है तो निकाल लो। x की वैल्यू क्या होती है d1 बाई d2। d कितना है आपका, d1 कितना है 6 बाई d -1 यानी -6, इसका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। y की वैल्यू आ जाओ d2 बाई d, d तो -1 है, d2 कितना है आपका 5 यानी -5, यानी d1 और d2 आपको सॉरी x और y दोनों वैल्यू आपको मिल गई। एक है -6, एक है -5, दूसरा निकालना नहीं, वो आपको पता है क्यों ऐसा है। चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या ऐसा इसमें है। इस पे 2 क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो आपको खुद से करने हैं फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको लिए। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू -7। यही अच्छा नहीं, ये नहीं कराया था। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका, ये है एक्चुअल में दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट मान लीजिए। उसी में थर्ड पार्ट है, ये थर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। सेकेंड ऑर्डर के है ना, इसलिए मैंने दोनों आपको दे दिए। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आगे आते हैं, एक थर्ड ऑर्डर पे कर लेते हैं, बाकी फिर 2 होमवर्क उसमें भी आपको मिलेंगे, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको भी। चलो अब आते हैं थर्ड ऑर्डर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड ऑर्डर वाले में काफ़ी वो होता है कैलकुलेशन, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे भी और आपको भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। अच्छा वो 3 था, फर्स्ट का थर्ड पार्ट नहीं था, वो 3 तक क्वेश्चन था, ठीक है। 4th और 5th आप करोगे, 6th में आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 6x प्लस वाई माइनस 3z, 6x प्लस वाई माइनस 3z, 6x प्लस वाई माइनस 3z, x प्लस 3y माइनस 2z, x प्लस 3y माइनस 2z। थर्ड है आपका 2x प्लस वाई प्लस 4z, 2x प्लस वाई प्लस 4z, 5 5 8 इक्वल में है 5 5 8, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत होंगे, बाकी कोई तरीका नहीं गलत होने के लिए। अब देखिए 4th और 5th आपको करना, मैं यहाँ पे आप निकाल के क्वेश्चन करने के लिए स्टार्ट करता हूँ। ये हो गया आपका क्वेश्चन, इधर से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पहले देख लेते हैं डी, है ना। d इज इक्वल टू 6 1 माइनस 3,
1 3 -2 2 1 4। ये हो गया आपका D1, सॉरी D। अगला है D1, D1 है आपका, D1 में C1 डाल दो 5 5 8, कॉलम में ये डाल दो 5 5 8, और फिर सेकंड में वही रहेगा। यहाँ से देख लो 1 3 1 -3 -2 4, ये हो गया आपका। ठीक है, दोनों को भी सॉल्व भी करना है, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों के इधर सॉल्व कर लेंगे। D2 यहाँ देखते हैं। D2 इज इक्वल टू, D2 में बीच में चेंज हो जाएगा तो 5 5 बीच में आ जाएगा, तो ये 6 1 और 2 5 5 8 -3 -2 4, ये हो गया आपका D2। और D3 नीचे कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। 6 5 1 5 2 8, 3 में 5 5 1 3 1, फिर 5 5 8। ठीक, तो दोस्तों कल चली गई थी लाइट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, तो जिस वजह से क्या हुआ कि मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आधी वीडियो आपको जो इससे पहले की दिख रही थी वो रात की थी, और अभी मैं इसको दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बार बार इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी, जिस वजह से यहाँ पे मेरा सॉल्व नहीं हो पाया क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन पूरा देखिए, आपने देखा होगा कि सारे D1 D2 सब निकाल कर रखा था मैंने। यहाँ पर D1 और D है सिर्फ, ठीक है। तो पहले सिर्फ हम लोग X को निकाल लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो अब दोबारा से लिखना था, तो मैंने थोड़ा फॉर्मेट अलग तरीका कर दिया। इस फॉर्म में पहले हम लोग X को निकाल लेंगे, ठीक है, फिर Y और Z को निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले D1 निकाल लेते हैं सॉल्व करने के लिए। 5 3 4 जा 12 +2, ये पता है ना आपको कैसे होता, बता दिया था अभी। 1, ये हटाओ ये हटाओ, 420 प्लस का 16, फिर प्लस आ जाओ, ये -3 है, -3 लिख दो चलो। फिर ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 8 4 जा 8 3 जा 24, ठीक है, इतना हो गया। 14 पंचे 70 -36 -19 57 -57, ये हो गया 70। ये दोनों जोड़ दो, 7 6 13 का 3, 5 3 8 1 9 और 70, घटा दिया, आंसर आ गया -23। ठीक है, -23 आंसर। अच्छा हाँ, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस का, ठीक है। ये मिस्टेक ध्यान रखिए, इस तरीके से मिस्टेक्स होती हैं, आपसे होती हैं, मुझसे भी होती है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए हमेशा। 57 ये जोड़ देंगे तो 7 5 12 127 हो जाएगा, में से 36 को घटा दो, 1 9 में से 3 9, ठीक है। तो D1 की वैल्यू आ गई। अब D निकाल लेते हैं, ठीक है, D इधर निकाल लेते हैं, यहाँ पे D इज इक्वल टू 6 को उठाया, 3 4 जा 12 प्लस का 2, फिर 1 को उठाया माइनस में, दूसरा माइनस होता है ना, ये और ये गया, 4 1 जा 4 -2 होता है, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 3 1 -6, ठीक है, इतना हो गया। 14 से 84, 8 माइनस का, और ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। 84 और 15 99 -8 दैट इज 91। x की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, D1 बाई D, दोनों आगे 91 91, इसका मतलब क्या हो गया भाई, दोनों कट के आंसर आ जाएगा 1, यानी x की वैल्यू 1 आ गई आपकी। यहाँ पे लिख लेते हैं 91 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसी तरह से y की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके लिए D2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
डी तो हमारा 91 है, फिक्स है ना, इसको मिटा के 91 लिख लेते खाली। 91 यहाँ पे लिखा हुआ, लिखने की जरूरत भी नहीं है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। हमको चाहिए D2। D2 की वैल्यूज सही कर लेते हैं पहले। चलो 5 5 8 D2 में है, तो सेकंड कॉलम में वो लिख दिया D1 वाली वैल्यू। और हमको चाहिए पहले में पहला हो जाएगा 6 1 2 1 2, दूसरे में हो जाएगा दूसरा, तीसरे में तीसरा, -3 -2 4। ये हो गया आपका D2। अब D2 निकाल लेते हैं। D तो पता ही है ना, 6 5 चौक 20 8 दूनी 16, माइनस का 5 4 कम 4 2 दूनी 4, प्लस माइनस का 3, माइनस का ये लगा 5 8 कम 8 5 दूनी 10, ठीक। 36 6 6 छंग 36 का 6 यहाँ से लगा 3 6 3 18 और 3 21 216 हो गया। यहाँ पे आ जाइए 8 5 40 माइनस का 40, यहाँ पे आ जाइए ये माइनस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 2 अंदर 3 बाहर, 2 3 6 हो गया आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 216 में से 6 चला गया, डायरेक्टली हो गया 200, कितना हो जाएगा 6 तो जुड़ेगा ना यार, क्या बता रहा हूँ। 222 माइनस 40 180 और 2 182, ठीक है। तो D2 की वैल्यू मिल गई। अब हमको Y चाहिए था। Y इज व्हाट, D2 बाई D, यानी 182 बाई 91, 9 2 जाए 1 2 जा 2, यानी कि 2 टाइम्स में कट गया, यानी Y की वैल्यू ये आ गई। अब Z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, D3 बाई D कर देना और फटाक से उसको सॉल्व कर देना। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका मैं आंसर आपको बता दूं, इसका भी आंसर आएगा 91 बाई 91, आंसर आ रहा 1। ये मुझे पता है, तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप जो है इसको सॉल्व खुद करिएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड नहीं मतलब 7th क्वेश्चन। 4th और 5th आपको मैं होमवर्क के लिए दे दूं पहले। अभी स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से आप लिख लीजिए, लिखने में क्या फायदा, टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा। 4th और 5th आपका होमवर्क है, सेम इसी तरीके से करना है। अब आ जाते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है अ सेल्समैन हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ड्यूरिंग 3 मंथ। 3 मंथ का सेल का रिकॉर्ड दिया हुआ फॉर द 3 आइटम्स ABC, आइटम भी 3 है, विच हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ कमीशन, उसके कमीशन दिए हुए डिफरेंट। तो यहाँ पे देखिए जनवरी फरवरी मार्च की बात करी गई, उसमें सेल्स ऑफ यूनिट दिया गया, टोटल कमीशन ड्रॉन दिया गया, ठीक। तो ये एक प्रकार से देखो तो आपको क्या दे दिया गया है, जैसे A1X B1Y इस तरीके की इक्वेशन होती थी, सेम वही चीज दे दी गई। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा भाई, यहाँ से D निकालोगे तो हो जाएगा 90 120 90 120 130 D1 में आप पहली कॉलम में इसकी वैल्यू लिख लोगे 800 900 850, बाकी दूसरी जो कॉलम है वो सेम रहेंगी 100 50 100 20 40 30। ये हो गया आपका D1 की वैल्यू, ठीक। सॉल्व करना भी बाकी है। D2 सारे लिख लेंगे, फिर सॉल्व करते रहेंगे ना। D2 पे आ जाइए, यहाँ पे इसमें लिखना है बीच वाली कॉलम में 800 900 850। पहली कॉलम में ये था, ये लिख लो। दूसरी कॉलम हो गई, तीसरी कॉलम में ये था, ये लिख लो। ये हो गया आपका D2। सिमिलरली D3 भी यहां लिख लेते हैं।
D3 में थर्ड में आ जाएगा। पहले फर्स्ट कॉलम क्या है 90, 130, 60, देन 100, 50, 100 और लास्ट में आपका 800, 900, 850। बाहर से अगर थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हूँ तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो रात में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई तो बना नहीं पाया, और दिन में कुछ कंट्रोल नहीं मेरे हाथ में, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। कंट्रोल तो रात में भी नहीं होता है, पर जब सब सो जाते हैं तो अपने मन से कंट्रोल मिल जाता है। चलो डी की वैल्यू निकालते हैं ना। 90, 1500 माइनस 4000 माइनस 100, ये कट 39, 3900 माइनस 6 2400, ठीक है। फिर लास्ट वाला 20, इसको हटा दिया, ये हो जाएगा 13,000 हो जाएगा, बहुत बड़ा हो गया। और ये 6 पंचे 30, 3000 मतलब 3000। इसको सॉल्व करेंगे तो हटा देंगे यहाँ से, इतना लिखेंगे नहीं, ठीक है। 90, 2500, 100, 1500 प्लस 20, 10,000, ठीक है। कभी भी इन क्वेश्चंस में बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश मत करना, वहीं पे गलती हो जाएगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, जो सब निकाल कर रखे हो सब बेकार हो जाएगा। कैलकुलेशन आपकी अगर तेज है थोड़ा बहुत कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, पर मैं जब बोर्ड पे पढ़ा रहा होता हूँ उस समय गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं, इसलिए मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ चल रहा हूँ। 25 9 जा 250, 225, 225 माइनस का और 1 2 3 0, फिर माइनस का 15 1 2 3 4, प्लस का 2 4 5 0, 1 2 3 4 5, इतना हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके नीचे वैल्यू लिख लेंगे। तो ये 2000, ये 2 लाख है, सॉरी ये है 1.5 लाख और ये है 2,25,000, तो एक 3,25,000 50 और 3,75,000 हो जाएगा ना। 3,75,000 में से 2 लाख घटा दो तो 1 लाख बचेगा 75,000, 1,75,000 यानी वैल्यू इसकी आ जाएगी 1,75,000, वो भी माइनस में क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो ये डी की वैल्यू हमको मिल गई है। अब इतना सब कुछ ना लिख के हम लोग सीधे सीधे इसकी वैल्यू लिख देंगे। मैंने सॉल्व करके दिखा दिया ताकि आपको कोई शंका ना रहे मन में कि कैसे इसको करना है। 175,000 माइनस में, तो डी की वैल्यू डायरेक्टली लिखे ले रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। 175,000, ठीक है। अब आते हैं D1 पे। देखिए D1 की वैल्यू कैसे करेंगे हम लोग, काम सारा वही करना है। 800 5 15, ये देखिए वो वही बात है, तो यहाँ माइनस 1500 बचेगा, आपको पता है। नहीं 15 2,500 बचेगा, माइनस का 2500, ठीक, माइनस 100, ये कट गया 9 त्रिक 27,000, 9 त्रिक 27,000 और 4 8 चौक 32, 320, 5 चौक 20, 340 हो जाएगा, 340 हो जाएगा, यानी कि 340 और 1 2 34,000, ठीक है। प्लस आ जाओ 20 को ले लो, 20 को ले लिया आपने, तो ये हो गया 9 4 0, ये 5 बार में करना, देखते हैं। 9 1 2 3 4, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 2 42, 1 2 1 2, ठीक ना। 9 लाख है, ये 4 लाख नहीं 90,000 40,500, ठीक है। 990,000, ठीक है। आगे आ जाओ 25 अट्ठे कितना होता है 200, 200 माइनस का 200, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, 1 2 3 4, ठीक है। आगे आ जाओ 27 और 34, 34 में से 27 निकाल दो अगर तो कितना बचेगा, 4 3 7 ही बचेगा। तो यहाँ पे भी रहेगा 7,000 अंदर का और 2 0 बाहर के हैं, ठीक है। ये माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो अल्टीमेटली प्लस में हो जाएगा। फिर आ जाओ प्लस 9 में से 42,500 निकालना है,
तो 900 माइनस 425 कर दिया जाएगा, तो 5, 9 में से 2 गया 7 और ये बचा आपका 8 में से 4 गया 4, 475, 475 और 2 जीरो लगा दो इसके आगे, फिर इसका डबल भी करना है, तो 75 का डबल तो 150 हो गया और इसका डबल होता है 4 का 800। ठीक है, इतना हो गया 059 950 2 जीरो 950 950 2 जीरो। ठीक है ना, 95,000 हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया यार, क्योंकि 9,000 90,000 यही था, 90 का आधा हुआ, फिर दुगना होना चाहिए 950 और 3 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो अंदर ही थे, 1 जीरो बाहर वाले का इधर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पे हो गया 9,50,000 हो जाएगा। ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का है, कितना है ये 20 लाख, 20 लाख 7 लाख और 9,50,000, 9,50,000 7 लाख कितना हो जाएगा भाई 950 700 0 5 16। ठीक, 16,50,000 माइनस का 20 लाख प्लस का 16,50,000। ठीक है, 16,000, अगर 16 लाख होता तो यहां सीधे सीधे बचा था 4 लाख, पर 4 लाख ना बच के यहां पे कितना बचा हमारा 3,50,000, वो भी माइनस का 3,50,000। कैलकुलेशन इसमें बड़े हैं पर वो नंबर्स 0 0 ज़्यादा हैं। ठीक है, 3,50,000, एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ इसको। ठीक है आपका। अब दोस्तों निकालना है D2 की वैल्यू, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग पहले इसको देखो D1 की वैल्यू से D हमारा यहाँ खत्म कर देते हैं। 3,50,000 है, अगर हम X की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा X इक्वल टू D1 बाई D। D1 है 3,50,000 और D है 1,75,000। ये तीनों कट गए 0, 175 का जस्ट डबल है, माइनस भी कट जाएगा, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 मिल गई। इसी तरह से D1 D2 निकाल के y की वैल्यू निकालेंगे तो इसको मिटा देते हैं, फर्क पड़ेगा नहीं कोई, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, उससे अब कुछ भी फायदा या घाटा होना तो है नहीं। तो दोस्तों देखिए D1 यहाँ निकाल दिया था, D1 को मैंने सॉल्व करा तो D की वैल्यू ये आई, और सॉरी D की वैल्यू आई और D2 की वैल्यू आपको पता है। तो वहां के बाद से हम लोगों ने, अब मैंने पूरा मिटा दिया, काफी जगह घेर रहा था, तो अब D2 के पीछे पड़ जाना है क्योंकि हमको चाहिए y। तो D2 की वैल्यू यहाँ निकालेंगे ताकि जगह अच्छे से मिल जाए। D2 इज इक्वल टू, ये 90 है, फिर ये हो जाएगा आपका 9 त्रिक 27,000, 1 2 3 माइनस 8 5 40 का 0, 8 चौक 32 और 4 36। ये गड़बड़ हो रहा क्या, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 का 0, यहाँ से लगा 2, 8 चौक 32 तो 34। ठीक है, 344 और 2 जीरो और ये हो गए आपके। पहला हो गया माइनस 800, इसको सॉल्व कर दो, ये गैप 3 3 1300 39 2 जीरो 6 चौक 24 2400। फिर आ जाओ लास्ट स्टेप 20 वाला, प्लस में ये 85 का 13 से करना है और 9 छक्का 54 होता है, तो 54,000 तो सीधे सीधे हो जाएगा आपका 85 13। तो कर लेते हैं फटाक से, 3 पच्चे 15 का 5, यहाँ से लगाए 3 अट्ठे 24 और 1 25, 1 पंचे 1 अट्ठे 5 0 10 और 1 11, 1105 1105 1 2 जीरो। ठीक, इतना हो गया। यहाँ तक देखिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यही गलती होगी तो आगे आप बहुत देर तक करते रहोगे, फिर आंसर भी गलत होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे घटाओ पहले फटाक से, 90 34 में से 27 गया, 4 और 3 7,000 बचा आपका, 7,000 वो भी माइनस का। फिर ये है माइनस का 839 में से 2400 गया, तो 1500 बचा, 800 1500, फिर प्लस का आ जाए 20
1105 में से 540 निकाल दो, जो बचेगा लिख दो। 1105 में से 540, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 4 गया 6 और 1, 10 में से 5 गया 5, 565। तो 565 और 2 0 लिख दो यहाँ पे। इस तरीके से इसको कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका 9 सत्ते 63 माइनस का 4 0 1 2 3 4। फिर ये हो जाएगा 15 8 120, 120 15 8 120 1 2 3 4, 15 8 120 1 2 3 4। ठीक है, फिर इस पे आ जाओ, डबल करना है और 1 0 बढ़ाना है। तो 3 0 लगे 2 7 पहले तो 2 पंचे 10 का 0, 2 छंग 12 1 13 का 3, 2 पंचे 10 और 1 11, 1130 3 0 1 2 3 0 हो गए। ठीक, अब इन दोनों को माइनस वालों को जोड़ देंगे भाई। 4 0 यहाँ 4 0 यहाँ, 1 2 3 4, 120 और 63, 120 में 60 जोड़ो 180 183, 183 माइनस का प्लस का 4 0 4 0 4 0 हटा दो, 1 2 3 4। अब ये है माइनस का पर ये बड़ा है तो 3 में से 3 गया 0, फिर से सॉरी 18 में से 11 गया तो 7 बचा। ये माइनस का है तो ये हो जाएगा, तो 7 लाख हो गया आपका, है ना, 7 लाख। तो जो y की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी d2 अपॉन डी, दैट इज d2 इज 7 लाख और नीचे है 175, 1,75,000 माइनस के दोनों है भाई। 1 2 3 4 3 3 मतलब कट गया, सॉरी 5 से इसको कट करना है। 5 अगर इसको कट करें तो 5 एकम 5 5 चौक 20, 0 नीचे 5 3 15 5 25, 3 15 5 25, 5 दूनी 10 5 8 40, 5 7 35, 7 चौक 28। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 4। इसी तरह से आप z की वैल्यू निकाल लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप आराम से उसको कर लेंगे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने 7 बता दिया। 8 आपको खुद करना, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप इसको खुद ही से करेंगे। सेम तरीके का क्वेश्चन है और यहाँ पे जो रही बात उसकी कि जो D1 D2 D3 कहाँ है तो वो नीचे दिया हुआ है, यूजिंग 29 39 16 10। ये आपका D1 D2 D3 हो जाएगा जो उधर कॉलम में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कराने वाला हूँ आपको। गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर 2 रिलेटेड मार्केट्स A and B, फाइंड द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ईच मार्केट एंड द प्राइस फॉर ईच मार्केट बाय यूजिंग द क्रेमर्स रूल। देखो एक मार्केट दूसरे मार्केट पे डिपेंड करती है और डिमांड और सप्लाई भी होती है। तो डिमांड और सप्लाई को जब इक्वल हो जाता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन मार्केट में। कॉमर्स वाले बच्चे बड़े आराम से उसको समझ गए होंगे। इसमें देखिए डिमांड और मार्केट के हिसाब से डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन दे रखी है ना। तो 9th में देखिए क्या दिया पहले, फिर क्या करेंगे उससे। एक्स डी ऑफ ए एक्स डी ऑफ बी, दोनों केस में डिमांड की इक्वेशन दे रखी है। क्या है पहले 82 3PA, 82 3PA फिर प्लस PB और दिया हुआ है यहाँ पे 92 2PA, फिर है आपका -4PB। ये देखिए डिमांड दोनों मार्केट की। अब सप्लाई के बारे में बात करेंगे। -5 प्लस 15PA -6 32PB। एक्स सप्लाई ऑफ ए, एक्स सप्लाई ऑफ बी, -32 वाले में प्लस है लास्ट में। ठीक, इतना दे दिया। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सेम मार्केट की बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर डिमांड ऑफ ए डिमांड सप्लाई ऑफ ए के बराबर है तो इसी को इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए की डिमांड इधर दे रखी है, सप्लाई इधर दे रखी है, दोनों को बराबर कर दो। बराबर कैसे भाई, 82 -3PA प्लस PB इज इक्वल टू -5 प्लस 15PA। इधर करो 15PA इधर आएगा तो -18PA हो जाएगा डायरेक्टली।
ठीक है, प्लस पी बी ऐसे ही पड़ा रहने दो। पी ए बी बी क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ए मार्केट, प्रोडक्ट ऑफ बी मार्केट, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना मार्केट, जैसे दोनों ए में भी बी का जिक्र है। ये हो गया, ये बचा, इसको इधर ले क्या हो गया, प्लस का हो जाएगा 82 प्लस 5 87 हो जाएगा इजकल टू 0। अब इसको हम फॉर्म में बनाएंगे जैसे a1x प्लस b1y इजकल टू उधर जो d करके लिखते थे, सेम लिखो कुछ कॉमन तो है नहीं तो नहीं करेंगे इसको, तो इसको कर सकते हैं हम लोग 18pa माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए, माइनस पी बी, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो फिर से प्लस हो जाएगा, तो 87 हो गया। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है, जो भी यूज करेंगे हम। आ जाते हैं फॉर मार्केट बी, ये रहा 92 प्लस 2pa माइनस 4pb इजकल टू, ये बहुत जल्दी मार्कर दिक्कत करने लगा, माइनस 6 प्लस 32pb, ठीक है। चलो इसको करते हैं, 92 इधर आ जाओ 98 हो गया, 2pa ही रहेगा, 4 और माइनस 36 हो जाएगा इजकल टू 0। इसमें देखिए 2 तो कॉमन मिल ही रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 को निकाल दो डायरेक्टली, तो कितना हो जाएगा ये 2 4 जाए 8, 2 9 जाए 18 प्लस pa माइनस 18pb इजकल टू 0। pa स्टार्टिंग में कर लो इक्वेशन के टाइप से, pa माइनस 18pb इजकल टू माइनस का 49, क्योंकि उसको हम उधर भेज देते हैं d1 d2 के फॉर्म में। इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब सारा मिटा के मैं आपको इक्वेशन एक पास लिख के दिखाता हूं। ये सारा आप नोट कर लीजिए, अगर आप बाद में नोट करते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहली इक्वेशन बनी हमारी 18pa माइनस pb इजकल टू 87। दूसरी इक्वेशन है pa माइनस 18pb इजकल टू माइनस का 49। इक्वेशन नंबर, ये ऐसे मान लो कि सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसको हम लोग d1 d2 इस तरह से निकाल लेते हैं। चलो भाई d क्या हो जाएगा इसका, 18 माइनस 1 1 माइनस 18, d1 क्या हो जाएगा, d1 में मतलब 1 वाली कॉलम में उधर वाला आइटम लिख दो, 87 माइनस 49 और 2 को एग्जैक्टली सेम, यानी कि इससे लिख सकते हो आप माइनस 1 माइनस 18, ठीक। अगला आ जाओ d2 पे, क्योंकि इसमें 2 ही हैं तो d2 तक जाएगा। d2 87 और 49 सेकंड कॉलम में, और 1 वाली कॉलम मैच करा दो इससे शुरुआत वाले से, 18 1, ये हो गया आपका। सॉल्व कर लो, 18 का स्क्वायर करना है, 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस का 324 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका माइनस 323। इधर आ जाते हैं, 87 का 18 से करना है तो टेबल याद ही नहीं आएगा 18 का एकदम से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 7 56 का 6 5 8 8 64 और 5 64 और 5 6 70 69 है ना, 7 8 6 8 9 7 16 8 से 14 15 1566, 8 7 56 6 5 8 64 5 69 ठीक है, 7 8 ठीक है, 6 9 7 16 ठीक है, 8 14 15 1566 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1566, और ये माइनस है पूरी दुकानें शटर मॉल शॉपिंग मॉल सब तुरंत ही बंद कर देंगे जब हम वीडियो बना रहे। प्लस का फिर हो जाएगा माइनस का, इसको घटा दो, 66 में से अगर 50 जाता तो 16 बच जाता है ना, पर गया है 49 तो 17 बच जाएगा, तो माइनस का 15 17। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक तो दिख रही, खैर चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें यार। चलो भाई इसको करके देखते हैं, इस पे आते हैं 49 और 18, 49 और 18।
8 9 72 का 2, 7 8 चौक 32 और 7 39, 9 4 2 18 का 8 और 8 882, 882 ये माइनस कराएगा, वो कर्म है इसका, -87, जोड़ दो दोनों को, 9 8 और 8 16, 8 और 1 9, 969, ये भी माइनस का आपका हो जाएगा। अब वैल्यू निकाल कर देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हमारा x और y की जगह देखें P1 PB था, P1 PA PB था, तो PA हो जाएगा हमारा D1/D, जैसे होता था सेम वही चीज़। D1 कितना आया था -15 17 और D आया था 323, तो माइनस का तो कुछ मतलब ही नहीं बचा। अब इसको देखते हैं कितनी बार में कटेगा, 3 बचे 15 होता है और 23 का ये तो जाएगा नहीं। PA की वैल्यू कितनी आ रही है देख लेता हूँ मैं एक बार जरा सा। PA इज 5 आ रहा है, तो 5 बार में तो कटेगा भी नहीं आ रही, कुछ कहीं गड़बड़ हुआ है शायद। अरे यार यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, इसको जोड़ने में दिक्कत हो गई ना, माइनस प्लस होता ना। 9 6 15 का 5 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 ये 1615, वो भी माइनस का। इसको रखते हैं तब देखते हैं क्या आ रहा है। 1615 23। अब यहाँ पे एक चांस बनना है कि 5 से पूरा पूरा कट जाए, तो आप इसको कट करोगे तो 5 से कट ही जाएगा, क्योंकि इसका आंसर 5 ही आ रहा है, तो इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अब आते हैं PB पे। PB इस पे आ जाओ 969 और नीचे है 323। ये तो देखने में लग रहा है कि 3 गुना है, 3 3 9 2 3 6 3 3 9, इसकी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू जो आनी थी वो तो मिल गई। अब देखते हैं आगे अगर कुछ पूछा हो तो देखते हैं। बस प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी थी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो है उसको आपको खुद से करना है। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, आप इसको खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि कुछ टैक्स के कॉन्सेप्ट, कुछ कॉमर्स के कॉन्सेप्ट, इन सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया गया है, जो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा भी नहीं गया। मैंने इसको बहुत मेहनत करके निकाला है, तब जाके मेरे समझ में आया। देखो क्या कह रहे हैं, एक मैं आपको हिंदी में पहले समझा दूं मतलब क्या निकला है क्वेश्चन का। 11 क्वेश्चन जो भी लोग देख रहे होंगे समझ में आ रहा हो कितना कठिन है, और जो आंसर दिए वो भी अजीब से हैं। 9 लाख बटे 189, इस तरीके से आंसर है। अ कंपनी अर्न्स बिफोर टैक्स प्रॉफिट ऑफ 1 lakh, इट इज कमिटेड टू मेकिंग अ डोनेशन टू द रेड क्रॉस 10% ऑफ इट्स आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। मतलब कि 1 लाख कमा रहा है, इसमें से प्रॉफिट वो जा रहा है आपका डोनेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाइज कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 50% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग चैरिटेबल डोनेशन एंड एनी लोकल टैक्सेस। जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी लगेगा जब चैरिटी वाला पैसा निकाल दोगे तब। द कंपनी मस्ट ऑल्सो पे लोकल टैक्स, 10% का लोकल टैक्स है। डिडक्शन टू दी रेड क्रॉस, उसमें डिडक्ट हो जाएगा रेड क्रॉस वगैरह जो भी था। लोकल टैक्स में जो डिडक्ट होगा उसमें आपका कॉर्पोरेट टैक्स भी डिडक्ट हो जाएगा। इक्वेशन बनानी है इसकी, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। कंप्यूट हाउ मच द कंपनी पेज इन कॉर्पोरेट टैक्स, लोकल टैक्स एंड एज अ डोनेशन टू रेड क्रॉस यूजिंग द क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल तो बाद में यूज करोगे, पहले इसकी इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। ठीक है, चलो एक देखो, एक ध्यान से देने वाली बात यहाँ पे एक ये है कि हमको 3 चीजें बोली गई हैं। पहला बोला गया डोनेशन, तो उसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे। ठीक, दूसरा बोला गया है चैरिटेबल वो कॉर्पोरेट टैक्स, उसको सी से बोलेंगे, और तीसरा है लोकल टैक्स, उसको एल से बोलेंगे, DCL। तो जो हमको इक्वेशन बनानी है तो वो 3 बनानी है। 3 है अननोन, तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए। तो जो जनरल इक्वेशन रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, XD प्लस YC प्लस ZL इज इक्वल टू K। मतलब इस तरीके के फॉर्म में इक्वेशन बनानी है, वो भी एक नहीं 3। अब वो कैसे करेंगे इसके ऊपर अभी बात करते हैं। तो दोस्तों जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट की बात करेगी उसकी इक्वेशन से पहले आपको पता होनी चाहिए। देखिए टैक्स क्या होता है, देखिए आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। ठीक, तो इसको आप चाहो तो ऐसे P आफ्टर के लिए A लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा।
ये होता है आपका टोटल अमाउंट, यानी कि जितना था 1,00,000 रुपए माइनस जितने भी टैक्सेस थे, डोनेशन नहीं, टैक्स कौन सा होता है। और इसमें कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे भी रटनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कॉमर्स ये सारी चीज़ें इतनी नहीं आती, पर मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स घटा दो प्लस लोकल टैक्स घटा दो, तो जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट बचा। ये इक्वेशन है। अब सबसे पहला काम क्या किया गया है, डोनेशन किया गया है। डोनेशन किस पे किया गया है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पे। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना है, ये है। और कितने परसेंट का डोनेशन किया गया है, 10% का। 10% का डोनेशन किया गया रेड क्रॉस पे। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये सब आप क्वेश्चन पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। 10% का डोनेशन मतलब क्या, ये पूरे अमाउंट का 10%। तो निकाल लेते हैं भाई, 1,00,000 माइनस सी प्लस एल का 10%, ये हो गया आपका। ठीक, ये कटा और ये 0.1 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 0.1 1,00,000 माइनस सी माइनस एल। ठीक है, अब वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, हमको इक्वेशन बनानी इस तरीके से, तो ध्यान रखना है 0.1 का मल्टीप्लाई अगर आप इससे करो तो 1 0 कम हो जाएगा, तो 3 0 बचेंगे ना, 4 माइनस 0.1 सी माइनस 0.1 एल। समझ में आ रही बात, ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी। अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया था, चैरिटी करी थी, डोनेशन डी, तो पहले यहां पे डी लिखोगे। अब डी कहीं है ही नहीं, तो डी यहां पे कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे डी लिख दोगे आप 0, सॉरी डी की जगह डी लिख दो, हाँ 0 क्यों हो जाएगा, है ना, डी की जगह डी लिख दोगे। यहां पे हमारा ये डी चल रहा था, अब इसको इक्वेशन बना देंगे हम। तो पहली इक्वेशन हमारी कैसी बन जाएगी कि एक्स डी होता था, तो एक्स डी मतलब 1D प्लस वाई सी चाहिए हमको, वाई सी ये चाहिए था हमको, सेकंड वाला इधर भेज दो, इसके साथ माइनस का था प्लस हो जाएगा 0.1 सी। फिर हमको चाहिए जेड एल, एल चाहिए इधर भेज दो, प्लस का 0.1 एल, बाकी जो बचे उधर भेज दो, बाकी जो बचे वो इधर ही पड़ा है, 10,000 रुपये। ये हो गया आपकी एक्चुअल में पहली इक्वेशन। ठीक है, यहां पे 3 इक्वेशन बनेंगे, उनको ऊपर सारा काम करना है हम लोग को। ये हो गया। आप इसके बाद क्या बोला गया, देखो इसके बाद बोला गया आपसे कि द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाइज कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 50% आफ्टर प्रॉफिट डिडक्टिंग चैरिटेबल डोनेशन एंड एनी लोकल टैक्सेस, यानी कि लोकल टैक्स और जो हमारा डोनेशन किया उसको हटा कर जो अमाउंट बचा उस पे आप लगाइए अब 50% का कॉर्पोरेट टैक्स। तो इसकी इक्वेशन कैसे बन रही है, तो कॉर्पोरेट टैक्स को हम लोग सी से डिनोट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉर्पोरेट टैक्स हो रहा है, कह रहा है चैरिटी और डोनेशन जितना आपने किया वो निकाल दो, लोकल टैक्स निकाल दो। तो क्या अभी तक कोई लोकल टैक्स लगा है हमारे ऊपर, लगा ही नहीं है, तो निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चैरिटी माइनस कर देंगे। चैरिटी कैसे माइनस करेंगे भाई, टोटल अमाउंट में से 1,00,000 में से चैरिटी माइनस कर दो, सी चैरिटी हमने डी से डिनोट किया, डोनेशन डी, और इसका 0.5%, कैसे 50% हो जाएगा ना, तो 50% को ऐसे लिख लो पहले, बाद में कर लेना 0.5, तो 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 कम हो जाएगा, 5 लगाओ 4 0, और ये 0.5 डी हो गया, ये सी है आपका। हमको चाहिए इस फॉर्म में डी पहले, सी बाद में फिर एल, तो यहाँ इसमें एल है ही नहीं, तो एक ऐड कर लो अपने तरफ से 0L, है ना। जब जो चीज़ नहीं होगी उसको ऐसे ही ऐड कर लोगे आप। डी पहले चाहिए हमको, इधर आ जाओ 0.5 डी, फिर चाहिए सी प्लस में पहले से, फिर चाहिए एल, एल इधर ले आओ, एल इधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 0L, फिर इज इक्वल टू 50,000। ये होगी दूसरी इक्वेशन, इसको भी यहाँ लिख देते हैं 0.5 प्लस सी माइनस 0L इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, अब लास्ट इक्वेशन बोली गई है वो भी देख लेते हैं। लास्ट इक्वेशन में बोला गया है कि द कंपनी मस्ट ऑल्सो पे लोकल टैक्सेस ऑफ 10% ऑफ इट्स प्रॉफिट लेस द डिडक्शन ऑफ रेड क्रॉस कंप्यूट। अच्छा, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो था वो हटा देंगे इसमें से। देखो कॉर्पोरेट टैक्स जो आपने दे दिया है वो तो हटा दोगे ना, क्योंकि टैक्स का जो अमाउंट है वो आप दे चुके हो, उसके ऊपर नहीं लगेगा। यहां बोला गया है कि आपका वो हटा दो, डोनेशन हटा दो, और कॉर्पोरेट टैक्स जो था वो भी हटा दो, क्योंकि वो रखोगे तो टैक्स के ऊपर टैक्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनेगी कैसे, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है पर ध्यान से समझिएगा। यहां पे बात कर रहे हैं लोकल टैक्स की, लोकल टैक्स
लोकल टैक्स आपका कितना परसेंट बोला गया है, 10%। उसमें से घटाना क्या क्या है भाई, डोनेशन हटा दो, चैरिटी वाला हटा दो, और एल तो है ही। एल इज इक्वल टू 10% ऑफ टोटल अमाउंट माइनस जितना भी डोनेशन किया आपने, माइनस जितना भी आपने कॉर्पोरेट टैक्स दिया, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स जो आपने दे दिया उसके ऊपर आप दोबारा टैक्स नहीं लगना चाहिए। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1, तो ये 1 0 कम हो जाएगा, 1 2 3 4 माइनस 0.1 डी माइनस 0.1 सी। इसको यहाँ पे लिखते हैं, माइनस 0.1 डी इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 0.1 डी, सी भी इधर आ जाएगा 0.1 सी, एल तो इधर है ही है, और ये 10,000 इधर आपका बचा रहेगा। ये 3 इक्वेशन जो आ गई, इन्हीं को आप बोलेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने खुद इस पर बहुत सारा दिमाग लगा दिया, क्योंकि जितनी बातें मैंने ये बस बताई ना, ये सारी चीज़ें ये बुक में नहीं दी हुई है कहीं पर भी। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल ही नहीं है। मैंने खुद भी नहीं पढ़ा आज तक ये सब, तो दूसरे कैसे बता देता। तो पढ़ना पड़ता है, आप लोग भी पढ़िए, तभी जाके कुछ फ़ायदा होना है। क्योंकि जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके सामने आता तो आप उसको स्किप कर देते, मुझे पता है, पर मैंने करा आप लोगों के लिए। तो एक मोटिवेशन है मेरे पास कि आप लोगों के लिए करना है। आप लोग के पास एक मोटिवेशन है कि एग्ज़ाम के लिए करना है, ताकि मान लो आ जाए एग्ज़ाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो आधा 4 तो आएगा नहीं, आएगा तो 3-4 नंबर के लिए भी आ सकता है ना ये। तो इसलिए अच्छे क्वेश्चन को ज़्यादा लगाने की कोशिश करिए। ये हो गया, अब इनको सॉल्व करना है हम लोग को। भाई डी बना दो इसमें से, ये सब हटाओ, इसको कोई काम नहीं बचा। डी बना लेते हैं पहले, डी हो जाएगा हमारा, देखो 1 डी डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, 1.1.1, फिर 0.510, फिर 0.1.1 और 1। ये डिटर्मिनेंट हो गया आपका डी, ठीक है। फिर D1 लिख लेते हैं, D1 इज 10K 50K 10K 0.1 1.1.101, ये हो गया D1 आपका, ठीक। इसी तरह से D2 लिख लेते हैं यहीं पे, 1.5.1 कितना था, 10K 50K 10K, लास्ट में आ जाओ 0.101। थर्ड आते हैं D3, ये हो गया, ठीक है। 10K को आप 10,000 ही लिखिएगा। यहां से देखिए आपको सारी वैल्यूज मिल गई। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक का आंसर मैं करके दिखा दूंगा, जो कि x आप जिसको बोल लो, x नहीं बोलेंगे यहां पे। देखिए पहला वाला जो आंसर आएगा, जिसको आप x मानते हो, x इज इक्वल टू D1/D, वो एक्चुअल में आपके डोनेशन को, जो रेड क्रॉस में आपने डोनेशन दिया होगा उसको बता रहा होगा, रेड क्रॉस, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आपको पहला डोनेशन, दूसरा वाला कॉर्पोरेट टैक्स को बताएगा। चलो D1, अब पहले D1 सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। D1 इज इक्वल टू 10K 10 माइनस 0.1, ये खत्म, ये खत्म, 50K प्लस 0.1, ये खत्म, ये खत्म, 0.1 इंटू 50K, तो ये हो जाएगा 5,000, 1 0 कम हो जाएगा ना आपका, 5,000, ये 10K, तो ये 10,000 माइनस का 10,000, ठीक। आ जाओ, 10,000 माइनस 5,000, 0.1 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा आपका 5 में से 10 गया तो 5, ये 1,000 कैसे हो गया, 10,000, 10,000 5 गया, 5,000 माइनस का 5,000 और 500 हो जाएगा अल्टीमेटली, 0.1 है ना लास्ट में, तो 500 हो गया। अब देखो
5,500 10,000, तो 4,500 बचा आपका, ठीक है, वो भी माइनस का 4,500 बचा D1। D की वैल्यू निकालते हैं आप, 1 1 1, तो ये 1 ही हो जाएगा आपका, -0.1, ये गया ये गया, ये हो गया 0.5, ये फिर 0 हो जाएगा, प्लस 0.1 0.1 0.5 0.1 इंटू 0.5, इसको कर लेते हैं तुरंत ही कहीं पे, 0.1 0.5, इसमें तो 0.01 हो जाएगा सिंपली, 0.05, ये हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 0.1, ठीक है। अब 0.10 में से 0.05 घटाना है, 10 में से 5 गया 5, 0, ये हो गया आपका। अब इसको 0.1 करोगे तो सिंपली ये हो जाएगा जाकर 0.005, वो भी माइनस का, क्योंकि ये बड़ा था, ठीक है। आगे आ जाओ, ये है हमारा 1, ये है -0.05, 1 है पॉजिटिव हमारा, बाकी सब माइनस का है, जोड़ लेते हैं। ये क्या, इसके आगे 0 मान लें, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, 0 5 5 0 5 0 0 0.0 माइनस का, ठीक है। एक में से इतना घटाना है, कितना आएगा देख लेते हैं, 1.123 0.055, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 0.945 आया, ठीक है। 0.94, जब पॉइंट के क्वेश्चन होते हैं तो उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाता है, मतलब ऐसा फालतू का कठिन नहीं होते, पर वो ऐसा लगता है कि बहुत टफ है बहुत टफ है। तो देखिए D2 D3 ये सब आप निकाल के रखोगे, अपना वैल्यूज़ निकालोगे, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। और यही यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं खाली आंसर बता रहा हूँ। जो पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू किस चीज़ की थी, डोनेशन की, है ना। डोनेशन की वैल्यू थी आपकी D1/D। D1 कितना आया था आपका, माइनस का 4500, D कितना है आपका 0.945, वो भी प्लस का। तो आंसर इसका डोनेशन का माइनस में आ रहा है, माइनस का 4500 आया था कि प्लस का 4500 आया था, 10,000 5,000 प्लस का आएगा ना, ये तो 10,000 था सिंपली। तो ये हो जाएगा आपका, इसको कट करेंगे आप, यहाँ से ये पॉइंट हटाइए, 1 2 3 0 बढ़ा दीजिए। अब इसको 5 से काटते रहिएगा, मैं देख के आंसर आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, हालांकि उसमें तो आंसर दिया भी नहीं जिस तरीके से करना है, ठीक। इसको 5 से कट करिएगा, आंसर आ जाएगा 5 9 45, 5 एकम 5, 5 अटे 40, 5 9 45। तो यही क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है कि 9 लाख बटे 189। इसी तरह से अब ना अगर समझ में आए तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप करोगे तो शायद कुछ और है, सॉल्व करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। दूसरे दोनों आंसर मैं आपको बता देता हूं, ताकि अगर बुक ना हो तो आप उसको रीचेक कर सकें अपना खुद से करने के बाद। दूसरे दोनों आंसर हैं, पहले में आ रहा है 8100,000 डिवाइडेड बाई 189, 1800 1000, 1800 1 2 3, ये आपके दोनों आंसर हैं। ये कॉर्पोरेट टैक्स के लिए है, ये लोकल टैक्स के लिए है। इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाना मेन था, इसलिए मैंने उसको आपको बता दिया। ये वीडियो बहुत टाइम लेके बन पाई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा, कहीं एक बार गलत भी हो गया था, तो बहुत देर लगी इस वीडियो को बनाने में। तो अभी आप लोग क्या करिए कि पिछले पार्ट्स को देखिए, और डिटर्मिनेंट का चैप्टर यहाँ पे होगा खत्म। अब अगला जो चैप्टर है हमारा है वो है इनवर्स मैट्रिक्स। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनवर्स मैट्रिक्स पे वीडियो बनाऊँ आगे, ये थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ और। मेरे हिसाब से तो इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ा देना चाहिए, फिर आगे जाना चाहिए। चलो इनवर्स मैट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ा के
फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग कोई स्पेशल चैप्टर चाहते हो तो बताइए, वरना यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बाकी सारे पार्ट देखते रहिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।